हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं जय सिंह आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर। क्या है ये सेकेंड चैप्टर? तो सेकेंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। इस चैप्टर को मैं आपको सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक के माध्यम से नहीं पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का इस चैप्टर को। देखिए, ये जो चैप्टर है इसका पहला क्वेश्चन बनता है, पहला सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है सर? पहला सवाल बनता है आर्थिक समस्या क्या है या उत्पन्न क्यों होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाई डज इट एग्जिस्ट? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और ये समस्या, ये प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है। ध्यान से समझना बच्चों कि यह समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण है। देखो, हम मनुष्यों के पास साधन सीमित होते हैं। साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। जैसे हम लोगों को अनेकों काम करने के लिए, अनेकों कार्य करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? पैसे की आवश्यकता पड़ता है। तो मान लो बच्चा, आप एक स्टूडेंट है, आप एक हॉस्टल में रहते हैं और आपके पिताजी पूरे महीने के लिए आपको इस महीने में 2000 रुपया दिए हैं। आपके पिताजी पूरे महीने खर्च करने के लिए कितना रुपया दिए हैं? 2000 रुपया दिए हैं आपको। अब इस 2000 का यूज आपको करना है, तो ये हम लोगों का साधन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? साधन कहलाता है, जिसको हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। रिसोर्सेस कहते हैं। अब आपकी जो आवश्यकता है, यानी इस पैसा को आपको कहां खर्च करना है वो समझिएगा। आपकी जो आवश्यकता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रह करके आप पढ़ाई करते हैं। आपकी आवश्यकता क्या क्या हो सकता है? आपको हॉस्टल का रेंट देना होगा, आपको मेस चार्ज देना होगा, मेस चार्ज देना होगा आपको। और बच्चों, मान लो कि आपको 2 बुक खरीदना था, बुक भी 2 खरीदना था आपको, और एक बुक का दाम जो था वो 1000 रुपया था और दूसरा बुक का भी दाम मान लो 1000 रुपया था। मान लो ऐसा, ठीक है। या मान लो दोनों का 500 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। साथ ही साथ बच्चों, मान लो इस महीने में आपका बर्थडे आ रहा था, जन्मदिन भी आपका इसी महीना में है। तो जब जन्मदिन है इसी महीना में, तो जन्मदिन के लिए आपको अपने लिए एक कपड़ा भी खरीदना है। क्या करना है? एक कपड़ा भी खरीदना है, एक ड्रेस भी खरीदना है आपको। और जब बर्थडे है, जन्मदिन है, तो दोस्त लोग को पार्टी भी देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गाली देगा। पहले से खा के रखे होंगे पार्टी, तो दोस्त लोगों को आपको पार्टी भी देना है। तो ये सारी आपकी आवश्यकताएं हैं। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सारी आपकी क्या है? आवश्यकताएं हैं, आपके नीड्स हैं। लेकिन इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा कितना है? 2000। यानी साधन आपके पास कितना है? 2000। क्या इस 2000 से इस अपनी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं? आप बोलिएगा सर नहीं, सारी आवश्यकताएं हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा? तो आपके पास एक समस्या उत्पन्न होगा। क्या समस्या उत्पन्न होगा सर? समस्या ये उत्पन्न होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम इसमें से कौन सी आवश्यकता को पूरा करें और कौन सी आवश्यकता को पूरा नहीं करें। यानी इसमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा? इसमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम किस आवश्यकता को पूरा करें और किस आवश्यकता को पूरा नहीं करें। सिलेक्शन करना होगा, चयन करना होगा। ये जो चयन करना पड़ा आपको, क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके पास पैसा सीमित था और इस पैसे का यूज आपको अलग अलग जगह था। पैसा पहली बात सीमित, उसका प्रयोग एक से ज्यादा जगह और आवश्यकता एक से अधिक। इसीलिए आपको चयन करना पड़ रहा है कि कौन सी समस्या को हम पूरा करें और कौन सी समस्या को हम पूरा नहीं करें। समस्या हुआ ना समस्या। यह समस्या आपकी अपनी समस्या कहलाती है।
ये आपकी समस्या कहलाती है। इसी समस्या को बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का एक आर्थिक समस्या है। ये हम लोग का क्या है? आर्थिक समस्या है। इसी समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए, हम यहां पर बताने का कोशिश किए हैं कि आपके पास मान क्या है कि आपकी जो आवश्यकताएं होती है, मानव की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है। ठीक है, क्या क्या आवश्यकता हो सकता है? आपको मान लो एक घर खरीदना है या घर बनाना है, ये जमीन है बाबू, एक जमीन भी खरीदना है आपको, एक कार भी खरीदना है आपको। क्या करना है? एक कार भी खरीदना है घूमने के लिए, और एक मोबाइल फोन भी खरीदना है। ये आपकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, यानी एक से अधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार से इतना ही नहीं, आपकी आवश्यकताएं और भी बहुत सारा है, अभी एग्जांपल भी दिए हम आपको। अभी इस आवश्यकता को आप पूरा कैसे कर सकते हैं? पैसे से। पैसे से आप घर बना सकते हैं, पैसे से आप जमीन खरीद सकते हैं, पैसे से आप कार खरीद सकते हैं, पैसे से आप मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। लेकिन ये पैसा जो है आपके पास लिमिटेड है। पैसा आपके पास क्या है? लिमिटेड है। किसी के पास अनलिमिटेड पैसा होता है क्या? सर नहीं होता है। आपके पापा के पास है क्या? नहीं सर, पापा के पास भी तो अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है। तो जब पापा के पास अनलिमिटेड नहीं है तो क्या आपको अनलिमिटेड पैसा पापा से मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। ठीक है, यानी पैसा जो होता है बाबू वो लिमिटेड होता है। यहां कहता है दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ संसाधन मतलब सर जो चीजें है कम और उसका जरूरत है ज्यादा। जिस चीजें का जरूरत ज्यादा है और वो चीजें उपलब्ध कम है तो उसी को दुर्लभ संसाधन कहा जाता है, स्केयर रिसोर्सेस कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों हम आपको बता रहे थे आपके पास पैसा सीमित है। इस पैसा से आपको क्या करना है? इतनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्या लिमिटेड पैसा से इन सारी आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है? सर नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए उस लिमिटेड पैसा में से आप जमीन खरीद लिए। क्या खरीद लिए? जमीन खरीद लिए। अब जब आप जमीन खरीदे बाबू तो उस जमीन का वैकल्पिक प्रयोग है, डिफरेंट डिफरेंट यूज है। क्या क्या यूज है? उस जमीन में आप कृषि का भी काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। उस जमीन में आप फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। उस जमीन में आप घर भी बना सकते हैं। तो देखो तो इसका वैकल्पिक प्रयोग है, अल्टरनेटिव यूसेज, अल्टरनेटिव यूज है इसका। एक से ज्यादा जगह यूज है। तो जब इस जमीन का एक से ज्यादा जगह यूज है तो हम लोगों को यहां पर फिर से सबसे पहले तो यहां सिलेक्शन करना पड़ा कि जमीन खरीदें कि कार खरीदें कि घर खरीदें कि मोबाइल फोन खरीदें। फिर हम लोगों को समस्या यहां हुआ जब जमीन खरीद ली है तो फिर से समस्या हो रहा है कि हम उसमें कृषि का काम करें कि घर बनाएं कि फैक्ट्री लगाएं। हो रहा है ना समस्या। तो जमीन तो लिमिटेड है, तो क्या तीनों काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसमें से क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा, चयन करना होगा कि किसको हम यूज करें। हम कृषि का काम करें कि घर बनाएं कि फैक्ट्री बनाएं, सिलेक्शन करना होगा। तो ये जो सिलेक्शन करना होगा, चयन करना होगा, उसी चयन करने की समस्या को क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थिक समस्या कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है उसको? आर्थिक समस्या कहा जाता है। देखो यहां कहता है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है परंतु उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन जो है वो क्या है? सीमित हैं, तथा उन संसाधनों का बेहतर प्रयोग करने हेतु मनुष्य को चयन करने की समस्या उत्पन्न होती है। चयन करने की समस्या उत्पन्न होती है। क्यों समस्या उत्पन्न हुआ? क्योंकि वैकल्पिक प्रयोग है और मेरे पास साधन सीमित है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन कि चयन का समस्या क्यों उत्पन्न होता है? तो चयन का समस्या उत्पन्न होने का दो रीजन, एक कि आवश्यकताएं हम लोगों का असीमित, और दूसरा रीजन उस जो साधन होते हैं उसका वैकल्पिक प्रयोग होता है। कहता है कि किस आवश्यकता को पहले पूरा किया जाए ताकि अधिक से अधिक क्या हो सके? अधिक से अधिक, यहां संतुष्टि छूट गया है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसी समस्या को आर्थिक समस्या कहा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सिलेक्शन का समस्या रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हम लोगों का वांट्स अनलिमिटेड है, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हम लोगों के पास जो है वो कैसा है? लिमिटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आर्थिक समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दो रीजन, पहला रीजन कि अनलिमिटेड, तीन रीजन बोल सकते हैं। पहला रीजन कि साधन सीमित,
दूसरा रीजन की आवश्यकता है असीमित, और तीसरा रीजन की वैकल्पिक प्रयोग। तो तीन कारण से हम लोगों का यह समस्या उत्पन्न होता है। अगले देखिए पेज में हम आपको बताने का कोशिश किए हैं कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने का कारण क्या है। क्या है देखो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, इसीलिए समस्या उत्पन्न होता है। अगर आपका आवश्यकता ज्यादा ना हो, आवश्यकता ज्यादा ना हो, तो क्या यह समस्या उत्पन्न होगा? नहीं सर, नहीं होगा। सीमित साधन, साधन जो क्या है, सीमित है। आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा जमीन हो, तो क्या समस्या उत्पन्न होगा? नहीं। तो समस्या उत्पन्न होने का दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो कारण है, वो साधन सीमित है, और तीसरा रीजन है अल्टरनेटिव यूजेज, यानी वैकल्पिक प्रयोग होता है। तो तीन कारण से मुख्यतः हम लोगों को आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है हम लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप कम बोल दें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से आप करके जाएंगे। अच्छा, एक बात हम आपसे सजेशन लेना चाहेंगे कि आप अभी देख रहे होंगे कि हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, यानी हिंदी में भी मेरा पीपीटी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ रहने से हो सकता है कि बच्चों को समस्या उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको समस्या हो रहा हो, अगर हिंदी इंग्लिश एक साथ रहने से, तो आप कमेंट करेंगे। तो हम आपसे एक कमेंट लेना चाहते हैं, एक जवाब चाहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट हिंदी में या कंप्लीट इंग्लिश में। तो कितने बच्चे हिंदी वाले हैं, कितने बच्चे इंग्लिश वाले हैं, वो हम देखेंगे। जिसका कमेंट ज्यादा आएगा, अगला वीडियो उसी लैंग्वेज पर बनने वाला है। आइए, क्या है क्वेश्चन देखो, कहता है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का वर्णन करें। एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी पूरे अर्थव्यवस्था की बात किया है, पूरे अर्थव्यवस्था की बात किया है, चाहे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित वादी अर्थव्यवस्था हो। जानते हैं ना आप, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो आप जानते होंगे। तो अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी प्रकार का हो, हर एक अर्थव्यवस्था में क्या है बच्चों कि उसके पास साधन सीमित होते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। तो पूरी अर्थव्यवस्था में चाहे वो किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था हो, उसके पास साधन जो है वो सीमित ही होता है, किसी के पास असीमित नहीं होता है। तो उस सीमित साधन से, आवश्यकताएं असीमित, लेकिन उसके पास साधन सीमित होता है। तो जब सीमित साधन होता है, आवश्यकता उसका असीमित होता है बच्चों, ठीक है, साधन सीमित और आवश्यकता असीमित होता है, तो उस साधन को कैसे बेहतर तरीके से प्रयोग कर सके ताकि ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल सके, तो कैसे उसको हम प्रयोग करें। ये जो समस्या उत्पन्न होता है अर्थव्यवस्था में, पूरे अर्थव्यवस्था में, उसी समस्या को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। यहां पर मुख्यतः बताया गया है, मेनली बताया गया है कि अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय समस्या है वो तीन मुख्य समस्या है, तीन मेन रीजन है। तीन क्या क्या कारण है बच्चों? पहला कारण है कि अगर आप मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को एक्सप्लेन किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर के बिहाफ में, ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर के बिहाफ में, एक उत्पादन करने वाले के बिहाफ में, अगर आप एक उत्पादन करने वाले हैं तो आपके बिहाफ में इस समस्या को समझाया गया है। तो सोचिए, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप उत्पादन करते हैं किसी वस्तु का, तो आपके पास क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है, वही समस्या एक अर्थव्यवस्था में भी उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला जो समस्या होता है बच्चों, वो समस्या होता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें या किस प्रकार का सेवा का उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें। पहला समस्या, क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। जब ये डिसाइड कर लिए कि क्या उत्पादन करें, तो ये भी डिसाइड करना है कि उस चीज का हम कितना उत्पादन करें। ये अर्थव्यवस्था का पहला समस्या। दूसरा समस्या क्या है?
दूसरा समस्या है कि तो डिसाइड कर लिए कि क्या उत्पादन करना है, अब डिसाइड करना है कि उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। और तीसरा समस्या है बच्चों, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीन समस्या, पहला कौन सा, क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा समस्या कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा समस्या किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन, कैसे उत्पादन, किसके लिए उत्पादन। आई होप आपको याद हो गया होगा। क्या उत्पादन, कैसे उत्पादन, किसके लिए उत्पादन। ठीक है, ये तीन जो समस्या है यही अर्थव्यवस्था का मेनली केंद्रीय समस्या है। अब ध्यान से इस तीनों को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि क्या उत्पादन करने का मतलब क्या है। आप अगर एक प्रोड्यूसर हैं तो आप कैसा वस्तु बनाएंगे, आप वैसे वस्तु बनाएंगे जिसको लोग खरीद के तुरंत यूज कर लेता है, यानी तुरंत उपभोग करने योग्य वस्तु बनाएंगे, या वैसा वस्तु बनाएंगे जिसका प्रयोग किसी दूसरे चीज का उत्पादन करने में होता है। जैसे सर अगर आप गेहूं का उत्पादन करते हैं बच्चों, तो गेहूं से आटा बना करके उसको तुरंत यूज कर लिया जाएगा। आप अगर धान का उत्पादन करते हैं तो उसको तुरंत यूज कर लिया जाएगा। आप अगर कपड़ा का उत्पादन किया करते हैं तो कपड़ा को तुरंत यूज कर लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक मशीन बनाते हैं तो मशीन का हम लोग यूज कर सकते हैं, मशीन को हम लोग तुरंत यूज नहीं कर सकते। मशीन फिर किसी दूसरे वस्तु को बनाता है, मशीन क्या करता है, दूसरे वस्तु को बनाता है। तो किस प्रकार का वस्तु को बनाएंगे आप, तो एक क्या क्या हो सकता है, कैसा कैसा वस्तु बना सकते हैं आप। तो देखिए अगला पेज में आपको हम बताते हैं। कहता है क्या उत्पादन किया जाए से मतलब, क्या उत्पादन किया जाए से मतलब यानी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता वस्तु बनाएं या पूंजीगत वस्तु बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, किस प्रकार का वस्तु बनाएं। गेहूं, धान, कपड़ा का उत्पादन करें यानी या कोई मशीन का उत्पादन करें, दोनों का मतलब यही हुआ। कैपिटल गुड्स मतलब कोई असेट्स, कोई संपत्ति का उत्पादन करें, कोई मशीन का उत्पादन करें तो कैपिटल गुड्स कहलाता है बच्चों। साथ ही साथ आप ऐसा भी सोचना होगा आपको कि आप किस प्रकार का वस्तु का उत्पादन करेंगे। क्या आप ऐसा वस्तु का उत्पादन करेंगे अपने देश के लिए जो वस्तु कब काम आता है, युद्ध के समय, वार के समय जो वस्तु काम आता है, क्या आप वैसा वस्तु बनाएंगे। क्या आप वैसा वस्तु बनाएंगे जो मेडिकल में काम आता है। तो किस प्रकार का आप वस्तु बनाएंगे ये आपको सोचना पड़ेगा। यहां भी आपका एक समस्या उत्पन्न हो रहा है कि क्या उत्पादन करें, इसका आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। दूसरा, कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन का मतलब सर किस प्रकार से उत्पादन करेंगे आप। बच्चों दो प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है वस्तु का, या तो लेबर के द्वारा, कहने का मतलब वस्तु को उत्पादन करने का दो माध्यम क्या क्या, या तो आप लेबर लगा करके वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, या तो आप मशीन लगा करके वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये शर्ट सिलना है, तो शर्ट जब सिलना है तो लेबर के द्वारा, टेलर जो जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सिल सकता है, मशीन के द्वारा डायरेक्ट भी सिला जा सकता है। तो कुछ बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनका लेबर के द्वारा भी बनाया जा सकता है वो वस्तु, और मशीन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो आप किसका उपयोग करेंगे, लेबर का उपयोग ज्यादा करेंगे कि मशीन का उपयोग ज्यादा करेंगे, ये भी आपके पास समस्या उत्पन्न होता है। और यही समस्या जो है वो कहलाता है कि कैसे उत्पादन किया जाए, ये दूसरा समस्या उत्पन्न होता है। तीसरा उत्पादन क्या है, तीसरा समस्या क्या है सर। तीसरा समस्या था किसके लिए। किसके लिए से क्या अर्थ है सर, किसके लिए से अर्थ है बच्चों कि हम गरीब लोगों के लिए उत्पादन करें कि अमीर लोगों के लिए उत्पादन। तो कैसे पता चलेगा सर, सिंपल सी बात है यार, अगर आप कोई महंगा प्रोडक्ट बनाएंगे, ज्यादा दाम वाला प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब आप अमीर लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप सस्ते दाम वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब आप गरीब लोगों के लिए बना रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा, आपके पास ये समस्या उत्पन्न होगा कि आप वस्तु का जब उत्पादन कर रहे हैं तो आप गरीबों के लिए कर रहे हैं कि अमीरों के लिए कर रहे हैं। तो
सर किसका करेंगे, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप उत्पादन किस चीज का कर रहे हैं, किस वस्तु का कर रहे हैं और कहां उत्पादन कर रहे हैं। वहां के लोग ज्यादा अमीर हैं या वहां के लोग ज्यादा गरीब हैं, या मिडिल फैमिली भी हो सकते हैं, ये मिडिल फैमिली भी हो सकता है। तो आप लोग बोलेगा सर गरीब और अमीर के लिए तो देख लिया, मिडिल फैमिली भी तो होता है, मध्यम वर्ग भी जो तो होता है उसके लिए भी तो, हाँ आप बोल सकते हैं, मध्यम वर्ग के लिए भी बोल सकते हैं। हाँ, तो किस प्रकार के लोग के लिए आप उत्पादन करेंगे, ये है हम लोगों का किसके लिए उत्पादन किया, जैसे मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको हम बातें बता रहे हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का समस्या हो तो आप जरूर कमेंट करें, अगर कहीं समझ में नहीं आए तो हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक है बच्चों, पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे आज, पूरे चैप्टर इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं। अगला टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है। उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है, एक तालिका तथा रेखांकन से स्पष्ट करें। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। उत्पादन संभावना वक्र, नाम से ही पता चल रहा है संभावना, संभावना अलग अलग हो सकता है कि नहीं, मेरा संभावना अलग, आपका संभावना अलग हो सकता है ना। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या था, उत्पादन करने की संभावना, उत्पादन करने की संभावना वक्र क्या है। तो आइए हम आपको एक टेबल के थ्रू इसको हम लोग पहले समझने का कोशिश करेंगे। मान लो बच्चों कि आप दो वस्तु का उत्पादन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक वस्तु है गेहूं, गेहूं का उत्पादन करना चाह रहे हैं आप, और दूसरा मक्का का उत्पादन करना चाह रहे हैं आप। मक्का आप समझ रहे होंगे। ये दो वस्तु का आप उत्पादन करना चाहते हैं मान लीजिए, और आपके पास इसको उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए। इसको उत्पादन करने के लिए आपके पास पूंजी चाहिए, इसको उत्पादन करने के लिए आपके पास श्रम चाहिए, श्रम मतलब समझते हैं ना, लेबर जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको उत्पादन करने के लिए आपके पास जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, भूमि चाहिए इसको उत्पादन करने के लिए, जिसको लैंड बोलते हैं हम लोग। तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। ये तीन चीजें कम से कम तो आपको चाहिए। साथ ही साथ इसको उत्पादन कैसे किया जाएगा ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें बेसिकली जरूरत पड़ता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, और ये सारी चीजें हम लोगों के पास सीमित होता है कि नहीं होता है, क्या अनलिमिटेड होता है क्या, पैसा आपके पास बहुत सारा होता है क्या, नहीं होता है। लेबर बाजार में बहुत सारा सस्ते दाम पर ऐसा मिलता है क्या, नहीं मिलता है। भूमि बहुत ज्यादा आपके पास है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सीमित होते हैं। जब ये सीमित है तो क्या, जब आप वस्तु का उत्पादन करने जाएंगे तो आप उत्पादन कैसे करेंगे, सोचिए आप, आपके पास ये सीमित है। तो जब ये आपके पास सीमित है बाबू, जब उत्पादन करने जाएंगे आप तो कैसे कैसे आप उत्पादन कर सकते हैं। क्या दोनों वस्तु का उत्पादन बहुत ज्यादा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। दोनों वस्तु का बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना हो सकता है, ये समझना। जब उत्पादन करेंगे इन दोनों का तो क्या क्या संभावना हो सकता है। अगर हम सिर्फ गेहूं का उत्पादन करेंगे, सिर्फ गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं, सारा रिसोर्सेस, सारा पूंजी, सारा लेबर, सारा जमीन किसमें लगा दिए, गेहूं में, तो क्या मक्का का उत्पादन होगा, नहीं। जब ये सारा चीज गेहूं का उत्पादन करने में लगा देंगे तो मक्का का उत्पादन नहीं होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मक्का का भी उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या सब कुछ इसमें लगाएंगे, नहीं। और जब सब कुछ इसमें नहीं लगाएंगे तो गेहूं का उत्पादन पहले के तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मेरे पास सब कुछ लिमिटेड है तो मेरे पास क्या क्या संभावना हो सकता है। देखो यहां टेबल के माध्यम से हम समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आप गेहूं का उत्पादन 100 टन करते हैं, टन में लिया हुआ है, अगर आप गेहूं का उत्पादन 100 टन करते हैं, मतलब सिर्फ गेहूं का उत्पादन करते हैं, तब आप कपड़ा का उत्पादन एक भी नहीं करते हैं, 0 करते हैं।
एक गेहूं और कपड़ा में दिखाया गया है। हम आपको गेहूं और मक्का का एग्जांपल लिए थे। अगर आप गेहूं का अगर आप कपड़ा का भी उत्पादन करना चाहते हैं, थोड़ा सा कपड़ा का भी उत्पादन करना चाहते हैं, तो आपके पास सब कुछ लिमिटेड है। सोचो सब कुछ आपके पास लिमिटेड है, सीमित है। तो जब इसका भी उत्पादन करना चाहोगे तो इसका उत्पादन क्या करना होगा? कम करना होगा। इसका और ज्यादा उत्पादन करना चाहोगे तो इसको क्या करना होगा? कम करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे इसका उत्पादन आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका उत्पादन क्या होगा? घटेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे दूसरा वस्तु का उत्पादन को घटाना पड़ेगा। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं? दोनों के बीच अलग अलग संभावना बन रहा है कि नहीं? क्या संभावना बन रहा है? जब ये 100 तब ये 0, जब ये 90 तब ये 1, जब ये 70 तब ये 2, जब ये 40 तब ये 3, जब ये 0 तब ये 4। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, अलग अलग संभावना बन रहा है ना। ये जो अलग अलग संभावना बनता है, इसी संभावना को बाबू एक वक्र के द्वारा, एक रेखा के द्वारा देखो यहां पर दिखाया गया है। तो ये जो रेखा होता है, जिस रेखा से अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाया जाता है, इसी रेखा को, इसी वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ये जो वक्र है, यानी ये जो कर्व है, ये जो क्या है? कर्व, जिसको हम लोग वक्र भी बोल सकते हैं, रेखा भी बोल सकते हैं। ये जो कर्व होता है, ये जो कर्व है, इसी कर्व को क्या कहा जाता है? उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। देखो ना, इस ग्राफ को भी समझो आप, कि जब गेहूं का, इधर देखो गेहूं को दिखाया गया है और इधर देखो कपड़ा को दिखाया गया है। देखो गेहूं, जब यहां पॉइंट को देखना, ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जब गेहूं देखो 100 है तो कपड़ा कितना है? 0। जब गेहूं देखो 90 हो गया, गेहूं 90 तो कपड़ा कितना? 1। गेहूं 70 तो कपड़ा कितना? 2। गेहूं 40 तो कपड़ा कितना? 3। ठीक है। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाया जा रहा है, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाया जा रहा है, इसी कॉम्बिनेशन को दिखाने वाला जो वक्र है, इसी कॉम्बिनेशन को दिखाने वाला जो कर्व होता है, रेखा होता है, उसी रेखा को क्या कहा जाता है? उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। आइए देखिए यहां पर क्या लिखता है। कहता है उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो कि वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संभावना, देखो तो अलग अलग संभावना हो रहा था ना, अलग अलग संभावना है कि नहीं है? अलग अलग संभावना है, यानी विभिन्न संभावना है का संयोग है यहां पर, संयोग को दिखाता है, जिन्हें उत्पादन की गई तकनीक तथा साधनों द्वारा उत्पादित किया जाता है। कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, 2 गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन, विच कैन बी प्रोड्यूस विथ द अवेलेबल टेक्निक एंड रिसोर्सेस। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम क्या है? ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र का दूसरा नाम क्या है? उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है, और साथ साथ इसको हस्तांतरण या रूपांतरण वक्र, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, ऐसे पूछेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, 3 गो ऑप्शन दे देगा, इसमें से एगो ये ऑप्शन रहेगा, या 3 गो ऑप्शन में से 4 गो ऑप्शन दे देगा, मान लो 2 गो ये ऑप्शन रहेगा, तीसरा काम लिख देगा बोथ ऑफ दीज, और चौथा में रहेगा नॉन ऑफ दीज, तो आंसर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये आपको हम बता दिए कि इसको हम लोग टेबल में कैसे दिखाएंगे, तो टेबल में दिखाया गया है। इसी को वक्र में कैसे दिखाएंगे हम लोग, ठीक, ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ में भी हम आपको समझा दिए हैं कि ग्राफ में किस प्रकार से दिखाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब कहता है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता, राइट
एजम्पशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। इसका क्या क्या मान्यता है? मान्यता मतलब ये जो हम लोग सीखे अभी कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, ये बातें किए ना हम लोग, ये कब लागू होगा? क्या हमेशा ऐसा होगा? तो कब, किस कंडीशन पे ऐसा हो सकता है? क्या क्या उसके लिए कंडीशन होगा? वही उसका एजम्पशन कहलाता है, वही उसका मान्यता कहलाता है। बात समझ में आया? तो देखिए, इसका एजम्पशन है कि संसाधन की मात्रा सीमित होती है। मतलब सर, अभी हम लोग जो पढ़े बच्चों कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, ऐसा कब? जब जितना साधन पहले आपके पास था उतना ही साधन अभी भी है। जैसे मान लो कि पहले आप 100 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, तो आप कपड़ा का उत्पादन 0 कर रहे थे। अब कपड़ा का उत्पादन करने के लिए गेहूं का उत्पादन को घटाना पड़ा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके पास साधन सीमित था, आपके पास साधन सीमित था। अगर मान लो पहले की तुलना में अब साधन बढ़ जाए, जब आप 100 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, उस समय जो साधन था आपके पास, उस समय जो रिसोर्सेस था आपके पास, वो रिसोर्सेस अगर आपके पास ज्यादा हो जाए, तो जब रिसोर्सेस ज्यादा हो जाएगा तो क्या आपको गेहूं का उत्पादन कम करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो पहले आपके पास 1 एकड़ जमीन था, 1 एकड़ में आप गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाए थे, ठीक है। पूंजी आपके पास पहले मान लो, पहले से पूंजी आपके पास 20 लाख रुपया था। तो जैसे ही आप गेहूं का उत्पादन, कपड़ा का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास पूंजी सीमित है, इसलिए आपको गेहूं को कम करना पड़ा। लेकिन अगर पैसा आपके पास बढ़ जाए, आप जब कपड़ा का उत्पादन करने सोचे तो आपके पास पैसा बढ़ जाए, साधन बढ़ जाए, तो क्या गेहूं का उत्पादन कम करने का जरूरत पड़ेगा? नहीं जरूरत पड़ेगा। यानी वो जो नियम हम लोग पढ़े वो तभी लागू होगा, तभी वैसा होता है जब साधन हम लोगों के पास क्या होता है, संसाधन जो है वो सीमित रहता है, तब वो लागू होगा। दूसरा, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल तक प्रयोग। कहता है गिवन रिसोर्सेस आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब सर, आप जिसके पास जितना भी रिसोर्सेस था उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे, आप सारे टेक्निक को अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे आप, तभी वैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप पहले हर चीज को पूरा यूज नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरा का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इसका एजम्पशन पहला है, साधन की मात्रा सीमित होती है, लिमिटेड रिसोर्सेस। दूसरा, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग होता है, गिवन रिसोर्सेस आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। और तीसरा कहता है उत्पादन तकनीक स्थिर, आपका जो टेक्निक है वो स्थिर है। मान लो पहले से एक पुराना मशीन यूज करते थे आप, तो 100 टन का उत्पादन करने के लिए आपको कपड़ा का उत्पादन नहीं करना का पड़ता था। फिर से ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहे हैं। आपके पास एक पुराना मशीन था, ठीक है, पुराना टेक्निक था, उससे आप गेहूं का उत्पादन कर रहे थे। या आप पहले क्या कर रहे थे कि गेहूं का उत्पादन करने के लिए, समझिएगा, गेहूं का उत्पादन करने के लिए आप सिर्फ लेबर का प्रयोग करते थे, सिर्फ लेबर का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो सिर्फ लेबर का प्रयोग करते थे, तो गेहूं आपको 100 टन जब उत्पादन करना होता था, तो आपको कपड़ा उत्पादन करने नहीं बनता था। एक कैपेसिटी आपके पास नहीं था कि गेहूं भी 100 टन उत्पादन कर लें और कपड़ा भी उत्पादन कर लें। लेकिन आप गेहूं का उत्पादन करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी ले आए। तो नया टेक्नोलॉजी जब आया तो कम साधन में ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो कम ही साधन में जब ज्यादा उत्पादन होगा, यानी कुछ साधन आप उधर कपड़ा में लगा देंगे तो भी आपका 100 टन गेहूं का उत्पादन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप नया टेक्निक, नया मशीन को यूज कर रहे हैं उत्पादन करने के लिए। तो सोचो, जब टेक्निक आप बदल दिए तो क्या कपड़ा का उत्पादन करने के लिए गेहूं को कम करना पड़ेगा? नहीं कम करना पड़ेगा। तो वही बात यहां कहता है, क्या कहता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तकनीक जो है वो स्थिर होना चाहिए। अगर टेक्निक चेंज हुआ तब वैसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहता है अवसर लागत क्या होता है? अवसर लागत समझना है, बहुत आसान सा शब्द में कि अवसर लागत क्या है। मान लो बच्चों
कि हम कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में, हम किसी संस्था में, या मान लो हम जॉब करते हैं, मान लो किसी संस्था में हम जॉब करते हैं, वहां से मुझे 50,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। एक दूसरा संस्था वाला जो है वो कहता है कि हम आपको 60,000 सैलरी देंगे। एक तीसरा वाला जो है वो कहता है हम 1 लाख देंगे, और चौथा वाला कहता है कि हम 1,20,000 देंगे। ध्यान से समझिए ना, पहला कहता है 50,000 देंगे, दूसरा कहता है हमको 60,000 देंगे सैलरी, तीसरा कहता है 1 लाख देंगे, और चौथा कहता है 1,20,000 देंगे। बताओ हम जॉब कहां करने जाएंगे, किसके पास? सर ऑफकोर्स चौथा वाला पास करेंगे। जब इसके पास हम जॉब करने गए तो इसको छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या इसके पास भी करेंगे? नहीं। इसको एक्सेप्ट करने के लिए इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ा, इसको भी रिजेक्ट करना पड़ा, इसको भी रिजेक्ट करना पड़ा, इसको एक्सेप्ट करने के लिए इसको भी रिजेक्ट, इसको भी रिजेक्ट, इसको भी रिजेक्ट। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद सबसे बेस्ट कौन था? इसको हम एक्सेप्ट किए, इसके बाद सबसे बेस्ट, इसके बाद सबसे बेस्ट कौन था? 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो हम लोगों का, वो मेरे लिए अवसर लागत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवसर लागत कहलाएगा। आपके पिताजी किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पेमेंट मिलता है। एक जगह उनको बोलता है कि हम आपको 1,50,000 देंगे, और दूसरा जगह बोलता है हम आपको 1,60,000 देंगे। तो 1,50 को छोड़ के किसके पास चले गए? 1,60 के पास चले गए। तो एक को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तो जो छोड़ना पड़ा उसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसी को क्या कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। देखो क्या कहता है यहां, कहता है एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे वैकल्पिक वस्तु के मूल्य को त्याग करना पड़ता है। त्याग की उसी मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। अर्थात अगला सर्वोत्तम विकल्प, अगला मतलब इसके जस्ट बाद वाला, अगला सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को क्या कहा जाता है? अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन द नेक्स्ट, ध्यान देना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव और सेकेंड बेस्ट, जो जस्ट दूसरा जो बेस्ट था वो हम लोग, उसका जो कॉस्ट होगा वही क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक कहता है सीमांत अवसर लागत क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो अभी हम आपको बताए ना अवसर लागत, इसमें ऐसा भी तो कह सकते हैं आप, इसमें ऐसा भी कह सकते हैं आप कि मान लीजिए आप केवल 100 केजी क्या कर रहे हैं? गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। इसको उत्पादन करने में इसका जो वैल्यू है, गेहूं का जो वैल्यू है वो मान लो कि 5 लाख रुपया है। गेहूं का वैल्यू कितना है? 5 लाख। अब क्या किए, दूसरा कंडीशन में गेहूं को घटा करके आप 90 कर दिए, और पहले आपके पास कपड़ा जो था वो 0 था, अब कपड़ा आपके पास दो बंडल हो गया। जब ये 90 हो गया बच्चों, ध्यान से समझना, तो मान लो इस 90 का जो वैल्यू है, ठीक है, ये 90 का जो वैल्यू है वो मान लो कि 4,50,000 रुपया हो गया। और ये जो 2 कपड़ा है इसका जो वैल्यू है ये मान लो 20,000 रुपया हो गया। ये कितना हो गया? 20,000, सॉरी, ये 20,000 रुपया हो गया। तो देखो इसको बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तो इसको जब घटाए आप, तब इसको आप बढ़ाए हैं। तो एक का वैल्यू को छोड़ना पड़ रहा है दूसरे का वैल्यू को लेने के लिए, तो वही क्या कहलाता है? हम लोग का अवसर लागत कहलाता है। अब बात आता है वो कितना मात्रा में छोड़ना पड़ेगा, कितना मात्रा में। अगर उसको क्वांटिटी में जब मेजर कर लेते हैं हम लोग, तो वही क्या कहलाता है? हम लोग का क्वांटिटी में जब मेजर कर लेंगे तो हम लोगों का सीमांत अवसर लागत कहलाता है। देखो यहां क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की जितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है। एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु का उत्पादन को छोड़ना पड़ता है,
तो कितना मात्रा छोड़ना पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है, सीमांत औसत लागत कहा जाता है। जैसे देखो यहां पर दो गो गुड्स था, एगो गुड्स x है, एगो गुड्स y है। ये पहले 0 था, अभी 15 है। इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका उत्पादन घटाना पड़ा, हमको घटाना पड़ा ना। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका उत्पादन को घटाना पड़ रहा है मुझे। तो एक का उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे का उत्पादन को घटाना पड़ रहा है। कितना घटाना पड़ रहा है? इसका 1 बढ़ाने के लिए 1 घटाना पड़ा, यहां 1 बढ़ाने के लिए यहां 2 घटाना पड़ा, यहां 1 बढ़ाने के लिए यहां 3 घटाना पड़ा, यहां 1 बढ़ाने के लिए यहां 4 घटाना पड़ा, यहां 1 बढ़ाने के लिए यहां 5 घटाना पड़ा। तो कितना छोड़ना पड़ रहा है दूसरा वाला को, उसी को क्या कहा जाता है, सीमांत औसत लागत कहा जाता है। इसको हम लोग फॉर्मूला से समझ सकते हैं। ये डेल्टा लिखा हुआ है बच्चों, क्या है ये, डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। डेल्टा मतलब होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मतलब सर परिवर्तन। तो देखो क्या है, डेल्टा वाई, इसमें कितना परिवर्तन हुआ, इसमें एक, यहां तो कुछ नहीं हो जाएगा, ये तो जीरो क्वांटिटी था। यहां कितना परिवर्तन हुआ, देखो यहां परिवर्तन 15 से 14 में गए तो 1 का परिवर्तन हुआ। तो इधर भी कितना का परिवर्तन हुआ, 1 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। यहां देखो 14 से 12 में गए तो कितना परिवर्तन हुआ, 2। डिवाइड करेंगे, इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 1। तो ये जो आ रहा है, इसी प्रकार से यहां हम लोगों का 3 डिवाइडेड बाय 1, यहां 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये जो हुआ हम लोगों का, ये हम लोग का क्या कहलाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, सीमांत औसत लागत कहलाता है। तो ये था हम लोगों का इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन हम लोगों का एग्जाम में आता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर आज का क्लास को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।